का इतिहास की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10+2 का सेकंड चैप्टर सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने प्राचीन काल के महत्वपूर्ण राज्यों, जो कि एक प्रकार के जनपद थे, फिर बाद में महाजनपदों में परिवर्तित हुए, वैसे 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। हमने मगध के जो शक्तिशाली शासक थे, अजातशत्रु, बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो इन जरूरी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज के हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे नंदवंश, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अशोक और कलिंग युद्ध, ये आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 2 नंबर के क्वेश्चंस, 3 नंबर के क्वेश्चंस, 4 नंबर के क्वेश्चंस और 5 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ मैप वर्क रहता है, 5 नंबर का क्वेश्चन वो हमारा रहता है। इसके अलावा MCQ जो 10 आते हैं, 10 में से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। तो मगध महाजनपद के जो अंतिम वंश रहा है उसका नाम था नंद वंश। एक्चुअली में नंद वंश भारत में पहला ऐसा वंश था जिसने एक बहुत विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक महापद्मनंद थे, जो एक वीर, साहसी और विद्वान शासक रहे हैं। उन्हें उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत जो विकास के कार्य थे वो अपने शासनकाल में किए। प्रजा के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए। और इस वंश के अंतिम शासक घनानंद रहे हैं। एक्चुअली में महापद्मनंद की मृत्यु के पश्चात जितने भी उसके उत्तराधिकारी हुए सारे कमजोर साबित हुए। 321 ईस्वी पूर्व में फिर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, उसने इस वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, उसने कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनकी सहायता से मगध को पराजित किया। एक्चुअली में इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग जैसी स्टोरी है बच्चों। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़े ही निम्न परिवार से संबंध रखता था। जब वो छोटा था, बहुत सारे ग्रंथों में इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब वो छोटा था तो उसी समय उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उनका पालन पोषण उनके मामा कर रहे थे। तो एक बार चाणक्य, जो कि घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उससे वो क्रोधित होकर मगध को छोड़कर जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जिसमें एक बच्चा राजा का रोल प्ले कर रहा है। तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उस बच्चे का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर उसके मामा से परमिशन लेके उसको अपने साथ तक्षशिला ले गए। तक्षशिला उस समय प्राचीन काल का एक बहुत ही महान विश्वविद्यालय था। वहाँ पे चाणक्य ने, कौटिल्य ने उनको, चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित किया, चाहे वो धनुर्विद्या थी या फिर शिक्षा के क्षेत्र में था। और जब वो बड़ा हो गया तो दोनों ने एक सेना तैयार की और मगध के ऊपर आक्रमण कर दिया डायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट उन्होंने मगध के ऊपर आक्रमण किया तो वो उसमें हार गए। फिर वो
मगध सेना ने उनको भगाया तो भागते हुए वो एक घर में पहुंच गए, जहाँ पे एक माँ अपने बच्चे को रोटी खिला रही थी। वो तवे पे रोटी भी बना रही थी और खिला भी। तो बच्चा क्या कर रहा था, बच्चे ने एक रोटी पकड़ी थी और बीच से उसको खा रहा था। तभी माँ ने उसको डांटा कि तू तू तो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य से भी बेवकूफ़ है। उन्होंने भी डायरेक्ट मगध के ऊपर आक्रमण किया, तो वो ऐसे नहीं खाते हैं रोटी। तो उससे बड़े ज़्यादा प्रभावित हुए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, और फिर तक्षशिला पहुंचे, वहां पे फिर सेना तैयार की। फिर जो मगध के सीमांत प्रांत थे, पंजाब, उसको पराजित किया, फिर मगध पर आक्रमण किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने पंजाब को सबसे पहले विजय प्राप्त की। पंजाब की विजय उनकी महत्वपूर्ण विजय थी, जिसमें यूनानी प्रतिनिधि जो थे वो अ, शासन कर रहे थे। फिर मगध पर, तो मगध पर मैंने बताया कि घनानंद उस समय अंतिम शासक था। तो घनानंद को पराजित कर उन्होंने मगध पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई रही है वो है शैल्यूकस के साथ, 305 ईस्वी पूर्व में। एक्चुअली में शैल्यूकस जो था वो यूनानी शासक, जो सिकंदर का एक महान सेनापति था। तो वो पश्चिम एशिया की तरफ आगे बढ़ रहा था और उसने भारत पर आक्रमण करने का प्लान किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य और शैल्यूकस के बीच 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जो है वो विजय हुई, और दोनों के बीच में एक संधि हुई, जिसके अनुसार सबसे पहला काम कि सेल्यूकस ने अपने 4 प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, ये ध्यान से सुनने हैं क्योंकि आप लोगों ने 2 जगह 2 मैप्स हमने करने हैं चैप्टर में, एक चंद्रगुप्त मौर्य का और एक अशोका का। तो उसमें ये चारों जो राज्य हैं उनके बारे में हमने दर्शाना है, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। इसके अलावा मैगस्थनीज को उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा राजदूत के तौर पर, और अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी प्रसन्न होकर जो है 500 हाथी उसे उपहार में दिए। तो ये महत्वपूर्ण विजय थी। उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संभाला, क्योंकि बहुत ही वो विद्वान शासक रहा, जिसमें जिनके प्रधानमंत्री स्वयं कौटिल्य थे, परामर्शदाता भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना, जैसे मैंने बताया कि 321 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व पर मौर्य साम्राज्य ने जो है वो शासन किया है, जिसमें बहुत शक्तिशाली शासन राजा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है कि मौर्य साम्राज्य को कि क्या ऐसे स्रोत हैं जिसके बारे में, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि कौन कौन राजा। तो सबसे जो जरूरी इसमें हमारे पास जो पुस्तक है, ग्रंथ है, वो है मैगस्थनीज की इंडिका। मैंने पहले भी बताया कि मैगस्थनीज यूनानी शासक शैल्यूकस का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। वो 302 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक भारत में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और उसने जो अपनी आंखों से देखा उसने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ इंडिका में उसे लिख दिया, जिससे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे एक चीज़ और, एक क्वेश्चन अलग से आता है, इंडिका से क्या अभिप्राय है। तो इंडिका चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ था। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे भी आया, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और जरूरी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। मैगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, और इंडिका मैगस्थनी के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ था। नेक्स्ट जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य प्राचीन काल के सबसे महान विद्वान, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ। उन्होंने वो उन्हें 2 नामों से जाना जाता है, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के परामर्शदाता और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ ही लिखा, अर्थशास्त्र, और इसमें उन्होंने कुछ रूल्स बताए, कुछ जो है वो प्रिंसिपल, सिद्धांत बताए राजा के लिए, मंत्रियों के लिए। इसके अलावा उन्होंने युद्ध विधियाँ बताई, और साथ में उन्होंने शासन व्यवस्था और मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जो है जानकारी यहाँ से मिलती है। तो कौटिल्य के ऊपर भी 2 क्वेश्चन आते हैं। कौटिल्य कौन था, बता दिया मैंने कि एक महान विद्वान, इतिहासकार और चंद्रगुप्त मौर्य के परामर्शदाता और प्रधानमंत्री। दूसरा क्वेश्चन आता है
अर्थशास्त्र से क्या अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इसके अलावा विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त एक्चुअली में गुप्त काल में एक महान इतिहासकार था। गुप्त काल जो कि मौर्य साम्राज्य के बहुत बाद में अस्तित्व में है, लेकिन उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। हालांकि उसका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है देवी चंद्रगुप्तम। तो मुद्रा राक्षस से हमें नंदवंश के पतन और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है मुद्रा राक्षस से क्या अभिप्राय है। तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ। विशाखदत्त कौन था? गुप्त काल का एक महान विद्वान। उसने महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ लिखे, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि उसने जैन धर्म, ये जैन धर्म में एविडेंसेस मिलते हैं। जैन धर्म के लोगों का मानना था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया और राजगद्दी को छोड़कर श्री श्रवण बेलगोला नामक एक स्थान है मैसूर दक्षिण भारत में, वहां पे चले गए। वहीं उन्होंने प्राण त्यागे और उनके बाद उनका पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा और उसने 272 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके 2 पुत्र, जो कि वैसे तो ऐसा माना जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे, तो कुछ इतिहासकार इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसिम था और अशोक बिंदुसार का महान पुत्र था जो बाद में भारत का सम्राट बना। ठीक है, और बिंदुसार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतने एविडेंस ज़रूर मिलते हैं कि उसने विदेशों के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट और विश्व के सबसे महान शासकों में से एक अशोक के बारे में। अशोक, जैसा कि मैंने बोला कि केवल मौर्य साम्राज्य का नहीं बल्कि विश्व का सबसे शक्तिशाली या महान, शक्तिशाली तो नहीं बोलते लेकिन महान शासकों में से एक था। बिंदुसार ने उसे उज्जैन का, बाद में फिर तक्षशिला का भी गवर्नर नियुक्त किया था। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 272 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसके भाइयों के बीच में बहुत लंबे समय तक उत्तराधिकार का युद्ध चलता रहा और 269 टू 69 ईस्वी पूर्व में उसने जो है वो राज तिलक, या हम बोल सकते हैं कि वो वास्तविक रूप से सिंहासन पर बैठा और उसने 231 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। वो एक महान शासक रहा है जिसके काल में मौर्य साम्राज्य ने भारत में प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और लोगों की भलाई के लिए उसने काम किया। लेकिन उससे पहले अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना वो थी कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो कलिंग युद्ध अशोक के शासक बनने के मतलब सिंहासन पर 8वें वर्ष में जो है वो ये हुआ 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग एक्चुअली में दक्षिण भारत, उड़ीसा वाले क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य था उस समय। और कौटिल्य तथा और जो उसके परामर्शदाता थे, कौटिल्य ने तो बड़ी पहले बोला था, लेकिन अशोक को ये लग रहा था कि अगर अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखना है तो कलिंग पर अधिकार करना होगा। तो उसने कलिंग पर जो आक्रमण किया, बहुत सारा कैजुअलिटी, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए और अशोक की विजय हुई। लेकिन इस युद्ध का अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब उसने चारों तरफ लाशें, खून ही खून देखा तो उसका मन परिवर्तन हो गया और उसने निर्णय लिया कि वो क्या करेगा, युद्ध की नीति छोड़ देगा और धर्म की नीति अपनाएगा। मतलब युद्ध हमेशा के लिए उसने छोड़ दिए। इस युद्ध के पश्चात युद्ध करना छोड़ दिए। तो कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध। इस युद्ध के बहुत सारे परिणाम निकले। पहला कि उसने युद्ध के स्थान पर धर्म की नीति अपनाई। युद्ध का तो हमेशा के लिए त्याग कर दिया उसने। जब तक वो शासक रहा उसने बिल्कुल भी, उसके शासनकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, बल्कि उसने जो है धर्म की नीति अपनाई। दूसरा, बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार, ऐसा माना जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि अशोक ने बौद्ध धर्म, पहले वो हिंदू था लेकिन बाद में कलिंग युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसका मुख्य कारण ये माना जाता है कि अहिंसा बौद्ध धर्म का सबसे मुख्य सिद्धांत रहा है। तो
कलिंग युद्ध के बाद जो उसका परिवर्तन हुआ था, मन परिवर्तन, हालांकि उसके एक कजन थे, उन्होंने कन्विंस किया था अशोक को कि वो बौद्ध धर्म अपनाए, और काफ़ी हद तक अशोक भी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ था। तो बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत सारे काम किए। उसने सबसे पहले तो उसको राजकीय धर्म घोषित कर दिया। राजकीय मतलब कि किसी देश का, उसी देश का जो है वो, उसे धर्म उसने घोषित कर दिया। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका राष्ट्रीय धर्म रहता है। तो इस प्रकार से उसने राजकीय धर्म घोषित किया। फिर कई स्तूपों, बिहारों, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत सारे काम उसने किए। शिला लेखों, अभिलेखों की उसने स्थापना की। नेक्स्ट जो है धर्म की स्थापना, एक उसने नया धर्म और बनाया, धर्म जिसे बोल सकते हैं। ये ना तो बौद्ध धर्म था, ना ही बौद्ध धर्म से अलग था, लेकिन इसमें उसने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लिया, जिसके मुख्य सिद्धांत रहे हैं: बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा, दान, सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाना। उसने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में भी बहुत सारा जो है वो उसको फॉलो किया। फिर प्रजा के लिए बहुत सारे काम किए उसने, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए। लेकिन सबसे जो बुरा इम्पैक्ट पड़ा इस युद्ध का, दैट वाज कि मुगल सेना कमज़ोर हो गई, क्योंकि युद्ध होंगे नहीं तो जंग लग जाएगा हथियारों को, तलवारों को। तो बाद में जब तक तो अशोक रहा, तब तक तो कोई किसी को हिम्मत नहीं थी कि वो मौर्य साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करे। लेकिन अशोक के कमज़ोर उत्तराधिकारी ये इस बात को मेंटेन नहीं कर पाया, और उनके शासनकाल में जब युद्ध हुए तो उनकी सेना, मौर्य सेना जो, उनका सामना नहीं कर पाई। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो कि हम बोल सकते हैं कि कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर प्रभाव पड़ा। तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। ये आज जो हमने जितना भी पढ़ा है, आप लोगों ने इसके नोट्स टाइप में मैंने भेजे हैं। जैसे अगर हम बात करें, लास्ट से ही मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है 5 नंबर का या 4 नंबर के, कलिंग युद्ध से क्या अभिप्राय है, कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कलिंग युद्ध का हमने बता दिया, अशोक के जीवन पर प्रभाव कि उसने युद्ध हमेशा के लिए छोड़ दिया, धर्म की नीति अपनाई, बौद्ध धर्म का प्रसार किया, एक अलग से अपना धर्म बनाया, लोगों की भलाई के लिए काम किया, और सेना कमज़ोर हो गई। ठीक है। इससे पहले अशोक के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन छोटा मोटा पूछ लेते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता, इनके बारे में भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है 2-3 नंबर का, वो भी आप लोगों ने तैयार किया। विशाखादत्त के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस था। ठीक है। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये भी 2 टाइप पे क्वेश्चन आता है, चाहे कौटिल्य के ऊपर पूछे या अर्थशास्त्र के ऊपर पूछे। तो आपको क्लियर मैंने बता दिया कि कौटिल्य एक महान विद्वान और इतिहासकार, नाटककार, राजनीतिज्ञ, नाटककार तो नहीं बोल सकते लेकिन राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य के परामर्शदाता और प्रधानमंत्री थे। उन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के ऊपर भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो उससे पहले हमने जो पढ़ा, वो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय, सेल्यूकस के साथ उसका युद्ध, मगध पर अधिकार, पंजाब पर अधिकार। ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से कर लेना है, पढ़ लेना है, अपनी कॉपीज पे उतार लेना है। अगर आप लोगों को आज का ये टॉपिक अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है, क्योंकि इससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है। जितनी आपके, इवन आप कमेंट करिए, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप कुछ और चेंजेस चाहते हो कि इस प्रकार से जो है चेंज किया जाए, तो वो चेंजेस किया जा सकते, लेकिन कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर कमेंट करें। उम्मीद यही है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।